बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्बा मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुए अपने नए लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का हमारा लेक्चर पिछले लेक्चर के साथ मुंसलिक है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मशीन की कारकर्दगी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कारकर्दगी बुनियादी तौर पर होती क्या है, जनरेटर की सूरत में कारकर्दगी कैसे मालूम करेंगे और मोटर की सूरत में हम उस मशीन की कारकर्दगी कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज का लेक्चर ये है कि जो कारकर्दगी के ऊपर जिन फैक्टर्स का असरअंदाज होना होता है या वो फैक्टर जो कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, कारकर्दगी पे जो असरअंदाज होने वाले फैक्टर होते हैं वो हमारे मशीन के अंदर जो ड्रॉबैक्स होते हैं या मशीन के अंदर जो ड्रॉप्स होते हैं, जो पावर ड्रॉप्स होते हैं, वो फैक्टर कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जनरेटर और मोटर। हमारे पास 3-4 फैक्टर ऐसे हैं जो कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और इनको इज्तिमाई तौर पर लॉसेस कहते हैं। किसी भी मशीनरी के जो लॉसेस होते हैं वो कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जितने ज्यादा लॉसेस होंगे उतनी हमारी मशीन की आउटपुट कम होती जाएगी, तो उतने ही हमारी कारकर्दगी डाउन होती जाएगी। मैं सादा अल्फाज में आपको एक फार्मूला लिख के बता देता हूं कि ये कैसे कारकर्दगी पे असरअंदाज होते हैं। हमारी जो इनपुट होती है, जितनी आउटपुट होती है, प्लस इसमें जो लॉस होते हैं, ये मिलके इनपुट बनती है। यानी कि इनपुट में से जो लॉस मशीन के अंदर हो जाते हैं वो निकाल दिए जाएं तो मशीन के एंड पे मशीन हमें आउटपुट फराहम कर देती है। अब जितने ज्यादा हमारे ये लॉस होंगे मशीन के अंदर उतनी हमारी इनपुट और आउटपुट का फर्क बढ़ जाएगा। जैसे इनपुट और आउटपुट का फर्क बढ़ेगा तो हमारी एफिशिएंसी वाला जो फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों की रेशो होती है, तो हमारी एफिशिएंसी उतनी ही डाउन होती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। जितना आउटपुट और इनपुट का फर्क कम होगा उतनी ही हमारी एफिशिएंसी अच्छी हमें हासिल होगी, उतना ही हमारी मशीन के लिए बेहतर हमें हासिल होगी, पास करेंगे। तो जनाब, नुकसान जितने ज्यादा होंगे हमारी एफिशिएंसी उतनी ही कम होगी और जितने नुकसान कम होंगे हमारी मशीन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। अब हमारी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर जो एक ट्रांसफार्मर होता है उसकी हम बात करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी 95% से ज्यादा होती है। उसकी एफिशिएंसी हमेशा इससे ज्यादा ही आई है और उसके मुकाबले में एक मोटर की एफिशिएंसी कम आई है, वो 90% के राउंड अबाउट है या उससे भी कम हो जाती है। इसी तरह एक जनरेटर की भी एफिशिएंसी उससे कम हो जाती है। भाई जितनी मैकेनिकल पावर उसको फराहम करते हैं उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पावर 90% होती है या उससे भी कम होती है। बहुत अच्छी मशीन है, उसकी कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक आम सा ट्रांसफार्मर भी जो है उसकी एफिशिएंसी 95% के राउंड अबाउट होती है। तो जनाब, लॉसेस जो हैं, अब मैं मिसाल दे रहा था कि ट्रांसफार्मर के क्यों लॉसेस कम है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक साइकिल मशीन है। अब जनरेटर है या मोटर है, इसके रोटेटिंग पार्ट है, घूमने वाले पार्ट है। अब ट्रांसफार्मर के अंदर फ्रिक्शन लॉस नहीं होता, मैकेनिकल लॉस उसके अंदर बहुत कम है क्योंकि मैकेनिकल कोई पार्ट ही नहीं है। इसके कंपेयर अगर करें जनरेटर या मोटर, उसके अंदर मैकेनिकल पार्ट है, इसके अंदर मैकेनिकल लॉस होते हैं, रगड़ के लॉस होते हैं, जिसको फ्रिक्शन लॉस हम कहते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अच्छी होती है, इनकी थोड़ी कम होती है। तो हमारे जो लॉसेस होते हैं ये मशीन की कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब ये देखते हैं कि इन मशीनों में लॉस वो होते कौन कौन से हैं और उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है और एफिशिएंसी पे वो कैसे असरअंदाज होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं कॉपर लॉस। अब ये जो हमारी मशीनें हैं, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, मोटर है, तीनों में कॉपर लॉस होते हैं। कॉपर लॉस हमेशा जो कॉपर उसके अंदर यूज हुआ है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उस कॉइलों के अंदर प्रोसेस होता है, उन कॉइलों के अंदर करंट गुजरती है, तो जाहिर बात है वो जो कॉइल के अंदर कंडक्टर इस्तेमाल हुआ है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अब कुछ ना कुछ छोटे से कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, तो पूरी एक जब वाइंडिंग की होती है तो उस पूरी वाइंडिंग के अंदर करंट गुजरना होता है, तो उस पूरी वाइंडिंग की एक खास रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस में जब करंट गुजरता है तो वो
जो हमारी पावर होती है वो रेजिस्टेंस में करंट गुजरने से हीटिंग लॉस होते हैं, कॉपर हीटिंग होती है, वो एक लॉस होते हैं जिसको हम कॉपर लॉस कहते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, कितना करंट गुजर रहा है और कितनी उस तार की रेजिस्टेंस है। इसलिए हमारी हमेशा से डिजाइन रही है, हमारी कोई लाइनें हैं, कोई मशीन है, हम चाहते होते हैं कि उसका करंट कम से कम रहे, हम वोल्टेज को इंक्रीज कर लेते होते हैं, करंट को कम से कम रखते होते हैं, क्योंकि अगर करंट कम होगा तो आई स्क्वायर लॉस हमारे स्क्वायर टाइम कम हो जाएंगे। अगर 4 एम्पीयर करंट है तो अगर उसके 16 वाट लॉस हो रहे हैं 1 ओम की रेजिस्टेंस पे, अगर वही हम 3 एम्पीयर करंट डाल लेते हैं उस मशीन का किसी तरीके से अपनी ट्रैक्टर से इस्तेमाल करते हुए, तो उसके लॉस हमारे पास 9 वाट रह जाएंगे। 1 एम्पीयर कम करने से देखें उसके हमारे पास कितने परसेंट, 40% हमारे लॉस कम हो गए। और अगर उसका एम्पीयर 1 और कम कर लेते हैं, 4 की बजाय 2 कर लेते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 4 वाट लॉस रह जाता है। यानी कि स्क्वायर टाइम हमारे लॉस करंट के कम करने से कॉपर लॉस कम हो जाते हैं। तो मशीनों के अंदर अगर हम बेहतर एफिशिएंसी करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसके एम्पीयर को मिनिमम रखें। ये सारे लॉस करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर दारोमदार इनका होता है। रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, अच्छा कंडक्टर, अच्छी कॉपर की वाइंडिंग इस्तेमाल होगी, तो हमारी मशीन के लॉस कम होंगे एज कंपेयर टू सिल्वर वाइंडिंग या कोई दूसरी वाइंडिंग इस्तेमाल की होगी तो उसके लॉस ज्यादा होंगे। नंबर 1 तो ये है। अब ये कॉपर लॉस हर मशीन में होते हैं जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी कम आती है। नंबर 2 पे आयरन लॉस। अब जब एसी सप्लाई गुजरती है किसी भी वाइंडिंग में से, तो एसी का पॉजिटिव साइकिल भी होता है, नेगेटिव साइकिल भी होता है, फिर लोड में तब्दीलियां भी आती हैं। जब उसका नेगेटिव साइकिल होता है तो फ्लक्स की डायरेक्शन सारी की सारी चेंज हो जाती है सप्लाई की। जब वो नेगेटिव साइड पे जाता है तो उसके अंदर जो एक मैग्नेटिक पाथ बना होता है आयरन कोर के अंदर, वो सारा जब उलट होता है तो वो दूसरी सीमत में जाने के लिए वो सारा आयरन के अंदर हिस्टेरेसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस के लॉस होते हैं, जो कि अपनी फ्लक्स की अपोजिट पोजीशन होने पे पहला पोजीशन जो होती है वो उसकी मुखालफत पैदा करती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस हमारे पास होते हैं। इनको हम आयरन लॉस में गिनते हैं। तो ये लॉस भी पाए जा रहे होते हैं। उसके साथ साथ तीसरे लॉस हमारे पास ये होते हैं, इनको हम नहीं चेंज कर सकते, इनको एक लेवल पे रहना ही होता है, ये रहेंगे। ये कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट लॉस कहलाते हैं। आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस कांस्टेंट लॉस भी कहलाते हैं। सॉरी, कांस्टेंट लॉस, आयरन लॉस कांस्टेंट होते हैं, फ्रिक्शन का ताल्लुक बॉल बेयरिंग के साथ होता है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते होते हैं कि लोड की तब्दीली के साथ उन लॉसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोड की तब्दीली के साथ इन दोनों लॉसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रिक्शन लॉस वो लॉस होते हैं कि अब हमारी मोटर्स हैं या जनरेटर हैं, इनके रोटेटिंग पाथ हैं, इन्होंने घूमना भी होता है, उसके अंदर बॉल बेयरिंग यूज हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक और भी हम फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस भी इसको कह सकते हैं, इसके अंदर ही होते हैं विंडेज लॉसेस भी। हवा की रगड़ भी उसके पार्ट के साथ होती है, हवा का प्रेशर भी होता है, उस वजह से भी कुछ पावर हमारी जाया हो जाती है। दूसरा, मशीन का अपना एक वेट है, उसकी वजह से भी कुछ पावर जाया हो रही है। बॉल बेयरिंग की कोई फ्रिक्शन है, रगड़ है, उसकी वजह से भी ये लॉस हो रहे होते हैं। तो ये 3 लॉस आमतौर पे इन मशीनों में होते हैं जिनका दारोमदार हमारा, जिनका इफेक्ट पड़ता है सिस्टम की कारकर्दगी के ऊपर। तो बॉल बेयरिंग की या फ्रिक्शन लॉस को हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे किस्म के जनाब मेंटेनेंस प्रॉपर हो, इसकी शेड्यूल मेंटेनेंस हमारी मशीनों की होती रहे। उसके साथ हम ये देखते होते हैं कि इनको ग्रीसिंग वगैरह और लुब्रिकेशन, अच्छी लुब्रिकेशन फराहम करें, उनके टेम्परेचर मेंटेन रखें, उनकी कूलिंग का प्रॉपर बंदोबस्त हो। ये इक़दाम करने से बड़े पैमाने पे इन लॉसेस को ओवरकम किया जा सकता है। तो लॉसेस का एक बड़ा किरदार होता है हमारी एफिशिएंसी के अंदर। ये फार्मूला है, अगर आउटपुट किसी चीज़ की हमने फाइंड आउट करनी है तो इनपुट में से जो लॉसेस मशीन के होते हैं वो निकाल दिए जाए तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है।
तो इन फैक्टर्स का मशीन की कारकर्दगी के ऊपर बड़ा दारोमदार होता है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के सामने इनको हम क्लियर कर दें। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कैलकुलेशन में इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।